Assalamu alaikum, I'm Dr. Sana from tabiracademy.com. Today we will be discussing coordination and control. बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स जब आपस में अच्छे से काम करती हैं तो उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स, यानी कि जब एक फंक्शन इफेक्टिवली कैरी आउट हो रहा है थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी या कोई भी सिस्टम की डिफरेंट पार्ट्स. नर्वस कोऑर्डिनेशन में प्रिंसिपली 3 चीज़ें होती हैं, एक रिसेप्टर, फिर न्यूरॉन्स और फिर अफेक्टर. रिसेप्टर ये करता है कि वो पहले स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है. कोई स्टिमुलस होगा तो एक रिस्पॉन्स होगा ना, तो जब वो डिटेक्ट करता है स्टिमुलस को, ये उस स्टिमुलस को एक ऐसी चीज़ में कन्वर्ट करता है कि जो हमारी बॉडी को समझ आए, एंड दैट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. तो अगर कोई टच करे किसी को तो दैट वुड बी अ मैकेनिकल सिग्नल, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ये मैकेनिकली ये जो सिग्नल है ये उस तरीके से नहीं पास कर सकता, तो एक रिसेप्टर उसको ट्रांसड्यूस करता है, यानी कि चेंज करता है इनटू अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. फिर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक 3 न्यूरॉन के टाइप्स हैं, उनके थ्रू पास करता है एंड पे एक अफेक्टर तक पहुंच जाता है. ये अफेक्टर रिस्पॉन्स कैरी आउट करता है, जैसे कोई मूवमेंट हो या कोई ग्लैंड की सिक्रीशन हो. अब ये जो न्यूरॉन्स हैं दे मेक अप नर्व्स. असल में ना ये ऐसे है कि एक CNS होता है पूरे बॉडी में ऐसे रन करता हो. ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दे मेक अप द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और फिर पेरिफेरली नर्व्स इनसे ब्रांच जैसे होती हैं, और वो ये वाली नर्व्स हैं. एक है क्रेनियल जो हमारे ब्रेन, यानी कि जो हमारे क्रेनियम के अंदर जो ब्रेन है उसके साथ कनेक्टेड हैं, और वो 12 पेयर्स हैं. वो मोस्टली नेक से ऊपर सप्लाई करती हैं. नेक से नीचे हमारी स्पाइनल नर्व्स होती हैं विच आर 31 पेयर्स. जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो सेंसरी भी हो सकती हैं, सिर्फ मोटर हो सकती हैं, या फिर दोनों मिक्स होकर फाइबर्स बन सकती हैं. लेकिन जो स्पाइनल है वो सारे मिक्स्ड हैं, यानी कि सेंसरी एंड मोटर मिक्स्ड फाइबर्स. सेंसरी जस्ट मीन्स द फाइबर्स दैट डिटेक्ट अ स्टिमुलाई, वो बस कैरी कर रहे हैं इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर टू द CNS. लेकिन मोटर वो है जो CNS से फिर अफेक्टर तक लेके जाता है इम्पल्स. और अगर मिक्स्ड हो तो वो दोनों करते हैं, उनमें दोनों तरह की फाइबर्स हैं. रिसेप्टर टाइप्स. अब जो रिसेप्टर्स एंड डिफरेंट रिसेप्टर्स कैन डिटेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई. तो स्टिमुलाई बहुत तरह की हो सकती हैं. केमिकल हो सकती हैं, जैसे हमारे ब्लड में अगर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या जो pH है वो चेंज हो तो वो कीमो रिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट करके फिर उसको एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर लेंगी. सिमिलरली अगर कोई टच, प्रेशर या स्ट्रेच हो तो वो मैकेनो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगी. फोटो रिसेप्टर्स जो लाइट इम्पल्सेस होती हैं, जो हमें जब कोई चीज़ नज़र आती है तो एक्चुअली लाइट इम्पल्सेस होती हैं, जो कि ये रिसेप्टर्स कन्वर्ट कर लेते हैं टू एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो कि बॉडी को समझ आएगी. थर्मो इज़ अ सिमिलर थिंग, जस्ट हीट एंड कोल्ड फ्रॉम द वर्ड थर्मो. नोसी रिसेप्टर्स पेन रिसेप्टर्स हैं, वो हमें फीलिंग ऑफ पेन देती हैं ताकि जो चीज़ हमें दर्द दे रही है या दे सकती है हम उसको रिमूव करें या उससे पीछे हट जाएं. न्यूरॉन्स जो नर्वस सिस्टम है पूरा, अगर हम उसमें जूम करके देखें तो एक जो फंक्शनल यूनिट है वो अल्टीमेटली ये है, एक न्यूरॉन. ये न्यूरॉन है क्या? ये इंफॉर्मेशन मैसेंजर, यानी कि इसके अलॉन्ग एक इंफॉर्मेशन जाता है. तो ये कैसे जाता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू, ताकि फंक्शन एंड पे जो फंक्शन होना है वो सही तरह कोऑर्डिनेट हो सके. There are additional cells in higher animals. ये जो cells हैं they are called neuroglia. ये basically supportive cells हैं जो न्यूरॉन को support करते हैं, वो उसकी एक protective function भी carry out करती हैं. Structure of a neuron. अच्छा, एक न्यूरॉन के अंदर 4 main parts होती हैं. पहला है डेंड्राइट जो पहले रिसीव करता है सिग्नल को, उसके बाद वो पास करता है टू द सेल बॉडी, नंबर 2. फिर नंबर 3 वो एक्सॉन के अलॉन्ग पास होता है सिग्नल, और इसी एक्सॉन के अंदर नंबर 4 श्वान सेल्स होती हैं. तो ये 4 चीज़ें हम अभी देखेंगे, लेकिन जो इम्पल्स है उसकी डायरेक्शन ऐसी है,
यानी कि डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड देन एक्सॉन। तो जो सेल बॉडी है हम पहले वो देखेंगे। वो एक न्यूट्रिशनल सेंटर है और उसका न्यूक्लियस है। डेंड्राइट अगर हम देखें एक्सॉन से कंपेयर करके वो बहुत छोटा है, ये है सिर्फ, सो इट्स अ लॉट शॉर्टर। और उसके अलावा इट कैरीज इम्पल्सिस टू द सेल बॉडी, whereas जो एक्सॉन है इट कैरीज इम्पल्सिस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। फिर आते हैं श्वान सेल्स। अब एक्सॉन्स के अंदर एक ख़ास चीज़ है, दे आर कॉल्ड श्वान सेल्स। ये ग्लियल सेल्स होते हैं जो हमने पीछे पढ़े थे, और इनका फंक्शन ये है कि ये माइलिन शीथ बनाती हैं। माइलिन शीथ प्रोटेक्ट करती है और इंसुलेट करती है एक्सॉन को। अब जब वो उसको इंसुलेट करती है, इंसुलेशन मीन्स कि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं पास कर सकता। तो अगर आप देखें तो बीच में ये एक गैप्स आ रही हैं। ये जो गैप्स हैं दे आर नोन एज नोड्स ऑफ राउंडविए। तो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो ऐसे पास करेगा फिर इधर रुक जाएगा और जंप करेगा टू द नेक्स्ट नोड एंड देन टू द नेक्स्ट नोड। तो ऑब्वियसली इस तरह जंप करते हुए ये बहुत जल्दी पास होगा अलोंग द होल एक्सॉन, कंपेयर टू अगर ये ना होते तो वो हर एक जो उसका लेंथ है वो उससे पास करता, तो दैट वुड टेक अ लॉट लॉन्गर। तो ये जो मूवमेंट है फ्रॉम वन नोड ऑफ राउंडविए टू अनदर, ये जो जंपिंग मूवमेंट है ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इसको हम कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। तो इससे बहुत रैपिड कंडक्शन होती है एज कम्पेयर टू अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। ये आपको नोड ऑफ राउंडविए ज़्यादा अब क्लियरली नज़र आ रहे होंगे। ये अब अगर हम देखें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। होता ये है कि यहाँ पे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, हमारे ये स्किन है लेट्स से, तो दिस इज़ द स्किन, इसमें रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, उनके साथ अटैच्ड है एक सेंसरी न्यूरॉन। वो सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेके जाता है किसके पास, सीएनएस के पास। सीएनएस के अंदर फिर एसोसिएटिव न्यूरॉन है। एसोसिएटिव न्यूरॉन इज़ अ रिले न्यूरॉन, या हम इसको इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये सिर्फ इंटरमीडिएट है। वो बीच में ऐसे होता है कि दूसरे न्यूरॉन्स होते हैं वो उनके साथ सिग्नल शेयर करता है ताकि इन्फॉर्मेशन पता चल रहा हो कि पूरी बॉडी में क्या हो रहा है। उसके बाद ये अपना सिग्नल इधर पास करता है टू द मोटर न्यूरॉन, और वो जाकर इफेक्टर सेल्स को या इफेक्टर जो ऑर्गन है उसको स्टिम्युलेट करता है। तो ये इस तरह पास करते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, सेंसरी, एसोसिएटिव एंड मोटर न्यूरॉन्स। अब हम ये देखेंगे कि सेंसरी के जो डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन्स हैं वो कहाँ कहाँ होती हैं। इनकी सीएनएस के अंदर कौन सा पार्ट होता है, सीएनएस के बाहर। अब सीएनएस के अंदर अगर हम देखें तो इसकी जो डेंड्राइट्स है वो तो सीएनएस के अंदर नहीं हो सकती, क्योंकि डेंड्राइट्स रिसेप्टर से सिग्नल रिसीव कर रहे हैं जो कि बहुत दूर है हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से। यानी कि अगर हाथ में रिसेप्टर्स लगे हुए हैं तो उनसे डायरेक्टली नीचे डेंड्राइट्स होंगी। ये डेंड्राइट्स आउटसाइड ऑफ द सीएनएस है, क्योंकि फिर ये सिग्नल पूरा जा रहा है हमारे सीएनएस के पास। तो जो इसका सेल बॉडी है सेंसरी न्यूरॉन का और इसका जो एक्सॉन है, ये दोनों फिर सीएनएस में आ जाते हैं। जो इंटर न्यूरॉन है उसको, उसके तीनों पार्ट्स, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सॉन, ये तीनों पार्ट्स ही सीएनएस में होते हैं। ये एक्चुअली जैसे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये इंटर न्यूरॉन्स होती हैं। फिर उसके बाद ये जो हमारा मोटर न्यूरॉन है, इसकी जो डेंड्राइट्स हैं वो सीएनएस में आती हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने इंटर न्यूरॉन से सिग्नल लेना है। लेकिन इसका जो बाकी ये सेल बॉडी और एक्सॉन, ये दोनों सीएनएस के बाहर हैं ताकि वो फिर जाकर अफेक्टर को स्टिमुलेट कर सकें। तो अगर आप इस तरीके से देखें तो ये बहुत ऑब्वियस है कि कौन सी चीज़ सीएनएस के अंदर आएगी और कौन सी चीज़ सीएनएस से बाहर आएगी। Cell body and axons of the sensory neuron, the whole of the interneuron, and just the dendrites of the motor neuron. Effectors. इफ़ेक्टर मैंने पहले बता दिया था कि मोटर न्यूरॉन से इम्पल्सेस जाती हैं अफेक्टर तक, तो वो रिस्पॉन्ड जो करती हैं दे आर कॉल्ड अफेक्टर्स, एंड दे कैन बी ग्लैंड्स और मसल्स। ग्लैंड्स हैं तो सिक्रीशन होगी हार्मोन्स वगैरह की, और अगर मसल्स हैं तो कंट्रैक्शन होगी। रिफ्लेक्स आर्क।
अब ये बेसिकली वही सर्किट है, बस ये है कि एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है। जैसे अगर कोई आपको बी स्टिंग करेगा तो वो आप सोचोगे भी नहीं, लेकिन आपका हाथ आपका पूरा बाजू बल्कि मूव होगा। तो इधर इस बंदे को एक बी ने आकर स्टिंग किया यहाँ पे। अब इस स्किन से उसको एक सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड तक गई सिग्नल। इधर इंटरन्यूरॉन्स से उन्होंने पास किया टू द मोटर न्यूरॉन्स, और फिर जाकर ये मसल कंट्रैक्ट हुआ एंड देन ही विल मूव दिस आर्म अवे फ्रॉम द बी। ये पूरा जो है ये एक रिफ्लेक्स आर्क है, और उसमें ये ख़ास बात है कि यहाँ ब्रेन तक सिग्नल्स नहीं जाती, यानी कि कॉन्शियस रीजन ऑफ द ब्रेन तो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, और यूजुअली ब्रेन पूरा ही इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। इसमें सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये इसलिए ताकि ये बहुत तेज़ी से हो। इट नीड्स टू बी अ वेरी फास्ट मूवमेंट, तो हम उसको एक रिफ्लेक्स मूवमेंट कहते हैं। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। नर्व इम्पल्सेस कैसे जाते हैं, यानी कि हाउ डू दे मूव? तो दे अकर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब देखो, एक न्यूरॉन इज़ जस्ट, ये एक पूरा सेल है, इसकी डिफरेंट पार्ट्स हैं लेकिन अल्टीमेटली इट्स जस्ट वन सेल। इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन लगी हुई है, तो ये जो मेम्ब्रेन है इसके अक्रॉस आयन्स मूव करती हैं, और उससे जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, यानी कि जो चार्ज है अंदर और बाहर, उसका डिफरेंस जब चेंज होता रहता है उसके थ्रू ये इम्पल्स ट्रांसमिट होती हैं। तो ये जो आयन्स हैं दे आर पोटेशियम और सोडियम आयन्स मेनली, और ये इसी तरह बनती हैं। तो द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज़ द डिफरेंस इनसाइड और आउटसाइड दिस मेम्ब्रेन, या सेल भी कह सकते हो। इसकी चेंजेस जब होती हैं तब वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाती है, और इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। एक होता है रेस्टिंग पोटेंशियल, यानी कि एक जो न्यूरॉन है उसका नॉर्मल एक पोटेंशियल होता है उसके अंदर, सेल के अंदर, तो वो तब होता है जब कोई स्टिमुलेशन नहीं है, बस उसका नॉर्मल जो पोटेंशियल होता है। फिर जब एक स्टिमुलस आता है वो एक एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करवाता है, वो है +40। तो एज यू कैन सी द रेस्टिंग पोटेंशियल वाज -70, और फिर एक्शन पोटेंशियल है +40, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एक्शन पोटेंशियल के अंदर 2 फेजेस आती हैं, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन ये है जो स्टेज आता है टू क्रिएट द एक्शन पोटेंशियल, और फिर रीपोलराइजेशन ये है कि एक्शन पोटेंशियल से जब हम वापस नीचे की तरफ, नॉर्मल की तरफ आते हैं। फिर एक रिकवरी फेज़ आती है, ये तब होता है जब हमारा जो एक्शन पोटेंशियल -70 तक पहुंच गया है, और अब इस टाइम में कोई इम्पल्स अभी भी आ नहीं सकती है। रेस्टिंग पोटेंशियल, ये मैंने तकरीबन बता दिया है, अंदर ज़्यादा नेगेटिव होता है। अब अगर न्यूरॉन के अंदर ज़्यादा नेगेटिविटी है तो वो क्यों होगी? देखो, एक न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन पे प्रोटीन्स तो लगी हुई होती हैं, तो हमें पता है। तो इस पे ऐसी प्रोटीन लगी हुई है विच इज़ सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम और पोटेशियम आयन्स को पंप करता है। तो जो सोडियम आयन्स हैं वो 3 सोडियम्स को बाहर निकालता है न्यूरॉन से, और 2 अंदर लेके आता है। अब ये ऑब्वियस बात है कि ये ज़्यादा पॉजिटिविटी बाहर लेकर आ रहा है, 3 पॉजिटिव चार्जेस बाहर लेकर आ रहा है और 2 अंदर। तो अंदर जो है एक नेगेटिव पोटेंशियल बनने लग जाता है। तो ये जो रेस्टिंग पोटेंशियल ये मेंटेन भी इसीलिए होता है क्योंकि ये जो पंप है ये कॉन्टीन्यूसली वर्क कर रहा होता है। अच्छा, इस स्टेज पे एक और होते हैं, दे आर कॉल्ड वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स, वो भी पोटेशियम और सोडियम दोनों की तरह होते हैं। उसमें ये होता है कि एक वोल्टेज गेटेड चैनल होता है वो सोडियम को अंदर लेके आता है। इस स्टेज पे सोडियम वाला चैनल भी बंद है और पोटेशियम वाला चैनल भी बंद है। वो पोटेशियम वाला ये है कि वो पोटेशियम को बाहर, यानी कि इनके ऑपोजिट चलते हैं वो दोनों। रेस्टिंग पोटेंशियल वाली स्टेज में वो दोनों बंद हैं और सिर्फ ये सोडियम पोटेशियम पंप चल रहा है। लेकिन जब हम एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करते हैं, जब एक स्टिमुलेशन होती है, अब अगर कोई फॉर एग्जांपल अगेन कोई टच हो हाथ पे, तो वहाँ पे ऐसे होगा कि एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बनेगा। थ्रेशोल्ड मीन्स कि एक ऐसा पोटेंशियल कि जब वो रीच हो, उसके बाद जितना भी रीच हो वो मैटर नहीं करता, बस वो जब रीच हो जाए तो फिर आगे बहुत चेंज आएगा। एंड दिस इज कॉल्ड द ऑल और नथिंग प्रिंसिपल। यानी कि अगर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल -55 है, तो अगर -53 तक भी कोई चीज़ उसको लेके जाए
तो तब भी ज़रा सा भी एक्शन पोटेंशियल नहीं बनेगा, नथिंग। लेकिन अगर -56 तक एक स्टिमुलेशन जाए तो वो पूरा एक्शन पोटेंशियल चला जाएगा। सो इट्स कॉल्ड ऑल और नथिंग। The potential difference between the inside and outside is now positive. अच्छा, पहले वो नेगेटिव था तो अब वो पॉजिटिव कैसे बना? क्योंकि परमिबिलिटी चेंज हुई मेम्ब्रेन की। पंप का भी थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन जो मेन इसमें वजह है दैट इज़ द ओपनिंग ऑफ द सोडियम चैनल्स। मैंने कहा था अभी कि एक वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं। वोल्टेज गेटेड जस्ट मीन्स कि जब स्टिमुलेशन हुई तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव हुआ, उस पोटेंशियल की वजह से दैट क्रिएट्स अ वोल्टेज। अब वो जो वोल्टेज थी उसकी वजह से आगे सोडियम चैनल्स खुल गए। अब ये जो सोडियम चैनल्स हैं ये सोडियम को अंदर लेके आते हैं। अब जो पंप था वो सोडियम को बाहर फेंक रहा था कंटिन्यूसली, तो सेल के बाहर अब बहुत ज़्यादा सोडियम है। जब ये चैनल्स खुल जाएंगी तो जैसे सोडियम के दरवाजे खुल गए, वो बहुत ज़्यादा अंदर आने लग जाएगा। जब वो अंदर आता जाता तो एक्शन पोटेंशियल बन जाता है। इधर फॉर एग्ज़ाम्पल ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रीच हुआ तो उसके बाद अचानक एक सर्ज आया एक्शन पोटेंशियल, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। तो अगर ये +40 मिलीवॉल्ट्स समझ लो, तो तब तक क्या हो रहा है, ये सोडियम चैनल्स खुल रही हैं, बहुत ज़्यादा सोडियम सेल के अंदर आ रहा है। तो अंदर अब +40 मिलीवॉल्ट्स की मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ चुकी है। उसके बाद एक सेल्फ प्रोपेगेशन वेव आ जाती है। इसका मतलब यह है कि आगे कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई बार बार मेम्ब्रेन का एक पर्टिकुलर हिस्सा जो है स्टिमुलेट हो, नहीं, वो आगे जो है वो खुद ब खुद, क्योंकि पीछे से एक वोल्टेज आ रही है तो वो आगे और वोल्टेज गेटेड चैनल्स को खोलेगा। तो ये खुद ब खुद अब स्प्रेड होगा पूरी मेम्ब्रेन के थ्रू जब तक वो एंड तक ना पहुंचे, एंड दैट्स कॉल्ड सेल्फ प्रोपेगेशन। इसमें होता यह है कि डीपोलराइजेशन होती है, फिर रीपोलराइजेशन होती है हर मेम्ब्रेन के हिस्से का। तो इस तरीके से जो एक्शन पोटेंशियल है वो ओनली एक डायरेक्शन में जा सकता है, फ्रॉम डीपोलराइजेशन टू द पार्ट्स ऑफ द मेम्ब्रेन जो रेस्टिंग पोटेंशियल में है। वो जो उसके पीछे जो रीपोलराइजेशन हो रही है उसको वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता एक्शन पोटेंशियल, तो वो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्शन पोटेंशियल मूव हो रहा है। देखो, पहले डीपोलराइजेशन होती है, तो डीपोलराइजेशन सिर्फ उस वाले मेम्ब्रेन के हिस्से की हो सकती है जो रेस्टिंग पोटेंशियल में है। रीपोलराइजेशन फेज में जो मेम्ब्रेन है उसको हम डीपोलराइजेशन नहीं कर सकते, इसी वजह से वो एक ही डायरेक्शन में एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। The membrane potential becomes increasingly positive again due to opening of sodium channels. सोडियम अंदर आती है, -70 से +40 तक पहुंचता है। इस पूरे फेज़ को हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। और जब ये अचीव हो जाता है तब ये सोडियम चैनल्स अब बंद होने लग जाते हैं क्योंकि उनका काम हो चुका है। अब जो रीपोलराइजेशन फेज़ है इसमें यह होता है कि हम दोबारा अब मेम्ब्रेन जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है हम अब उस तक पहुंचना चाह रहे हैं ताकि बाद में दोबारा एक इम्पल्स आ सके। तो इसमें यह होता है कि सोडियम चैनल्स अब ज़्यादा बंद होने लग जाती हैं और पोटेशियम चैनल्स खुलने लग जाती हैं। अब ये जो पोटेशियम चैनल्स है ये पोटेशियम को अब बाहर फेंकती हैं। बाहर फेंकेंगी तो अंदर से पॉजिटिव आयन्स निकल रही हैं, तो एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल का बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होगा सेल के अंदर। फिर इसके एंड पे ये चैनल्स बंद हो जाती है और जो पंप है ये इसी जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 वाला ये उसके लिए काफ़ी है मेंटेन करने के लिए। ये देखें, तो अगेन यहाँ पे सोडियम चैनल्स खुली तो एंड पे ये एक्शन पोटेंशियल अचीव हुआ। जब ये अचीव हुआ तो यहाँ पे ये पूरा रीपोलराइजेशन का फेज़ है। इधर सोडियम चैनल्स बंद होती हैं और पोटेशियम चैनल्स खुल जाती हैं। पोटेशियम चैनल से फिर पोटेशियम निकल आता है और अंदर नेगेटिविटी आ जाती है और इवेंचुअली ये उसी -70 मिलीवॉल्ट्स तक पहुँच जाता है। तो जब ये एक्शन पोटेंशियल ख़त्म हो जाता है तब एक रिकवरी फेज़, हम इसको रिफ्रैक्टरी फेज़ भी कहते हैं। ये एक्शन पोटेंशियल के बाद बेसिकली ये होता है कि मेम्ब्रेन कोई भी इम्पल्स नहीं ले सकता, एंड अगेन दिस हेल्प्स इन द होल वन वे इम्पल्स थिंग कि अगर मेम्ब्रेन है, अगर ये हिस्सा अभी इसके ऊपर एक एक्शन पोटेंशियल चला है
तो सिर्फ ये आगे वाला हिस्सा अब एक्शन पोटेंशियल कैरी कर सकता है, ये वाला नहीं कर सकता, क्योंकि ये वाला पहले रिपोलराइज होगा फिर उसका रिकवरी फेज होगा। तो इसी तरीके से एक एक्शन पोटेंशियल पीछे नहीं जा सकेगा, वो सिर्फ आगे जा सकता है। तो इसमें सोडियम चैनल्स जो खुली थी वो भी बंद हो जाती हैं और अगेन रेस्टिंग पोटेंशियल जो है ये मेंटेन करता है। अब अगर हम देखें तो जो पूरा इम्पल्स है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जा रही है, लेकिन इधर एक केमिकल प्रोसेस हो रही है। दिस केमिकल प्रोसेस इज बेसिकली यहाँ से केमिकल निकलती है और यहाँ पे बाइंड होती है और फिर यहाँ पे दोबारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आती है। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज़ अ इंटरन्यूरॉन एंड दिस इज़ अ मोटर न्यूरॉन, ये दो न्यूरॉन्स हैं, हम ये देख रहे हैं कि उनके बीच में कैसे कम्युनिकेशन होती है। यहाँ पे केमिकल प्रोसेस चल रहा होता है। तो ये एक एक्सॉन है एक न्यूरॉन का, जब उसके एंड तक पहुँचता है तो अब वो कहाँ जाए, इसको प्री साइनेप्टिक टर्मिनल कहते हैं। बीच में एक साइनेप्स है एंड देन दिस इज द पोस्ट, यानी कि साइनेप्स के बाद द पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल या मेम्ब्रेन, एंड इट्स एक्चुअली एट द स्टार्ट ऑफ द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। हमें पता है ना, डेंड्राइट न्यूरॉन के शुरू में होता है और एक्सॉन उसके ख़त्म पे होता है। तो एक्चुअली साइनेप्स से पहले एक्सॉन होता है और साइनेप्स के बाद एक डेंड्राइट होती है। अब अगर हम देखें तो इस साइनेप्टिक लेफ्ट में ट्रांसमिट कैसे होता है, इम्पल्स इधर प्री साइनेप्टिक टर्मिनल तक आ गए। होता एक्चुअली ये है कि इस +40 वाला एक्शन पोटेंशियल है, उसकी वजह से यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स होती हैं वो खुल जाती हैं। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये पहले से स्टोर्ड होती हैं वेसिकल्स में। कैल्शियम अंदर आता है तो इस कैल्शियम की वजह से ये फ्यूज होते हैं इसकी मेम्ब्रेन के साथ एट द प्री साइनेप्टिक टर्मिनल जो एक्सॉन का होता है। वेसिकल फ्यूज हुआ तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया, रिलीज हुआ तो वो बाइंड होता है इधर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, दिस इज द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, और इसके साथ बाइंड होगा तो यहाँ पे दोबारा वही एक्शन पोटेंशियल फायर हो जाएगा डाउन द नेक्स्ट न्यूरॉन। इसी तरीके से जो पूरा नर्व ट्रांसमिशन है इम्पल्स का, इट्स इलेक्ट्रो एंड केमिकल एट द synapse. That's all for today's lecture. Next time we'll be talking about nervous systems and hormones and continuing the topic of coordination and control.